शेविंग करने का सही तरीका क्या है? अगर आप बियर्ड शेव करते हो या आप हाथ और पैरों के बाल निकालते हो, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि सही तरीका क्या है शेव करने का, ताकि आपको इनग्रोन हेयर कम हो। मैंने मेन के स्किन केयर के ऊपर ये वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी सारा मुझे एप्रिसिएशन मिला, तो मुझे लगा कि लड़कों के लिए और लड़कों का स्किन कंसर्न के ऊपर मैं अलग से एक सीरीज़ बनाऊँगी। तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे क्या टॉपिक्स हैं जो आप देखना चाहोगे, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊँगी। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट शेविंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि शेविंग कैसी करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें हैं जो आपकी इनग्रोन हेयर को और ख़राब कर सकती है। अगर आपकी इनग्रोन हेयर है या रेज़र बम्प्स है तो उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं फेस शेविंग के बारे में बताऊँगी। तो जब भी यहाँ फेस का शेविंग करोगे, पहले तो आप अपने चेहरे को अच्छे से धोओगे, फेस वॉश यूज़ करोगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है तो आप एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंज़र यूज़ करना। ये क्लेंज़र आपकी स्किन से जो डेड स्किन है उसको भी उतारने में हेल्प करेगा। और जब भी आप क्लेंज़र यूज़ करोगे और स्किन को प्रॉपर्ली वॉश करोगे तो वो आपकी हेयर शाफ्ट को भी थोड़ा सॉफ्ट करेगा और उससे आपकी स्किन में कट्स होने के चांसेस भी कम होंगे और आसानी से हेयर शेव होगी। तो इसको प्रॉपर्ली पहले वॉश करना ज़रूरी है। अगर आप हाथ और पैर शेव कर रहे हो तो आप शावर लेने के बाद जब स्किन सॉफ्ट होती है तब जाके आप इसको शेव कर सकते हो। बेहतर होगा आप स्किन को वेट रहने दें थोड़े टाइम के लिए। जब आप शावर लोगे तो जो पानी की वजह से स्किन में सॉफ्टनेस आती है और बाल भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको शेविंग करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो इसीलिए आप शावर के एंड में शेव कर सकते हो, उसके बाद सिर्फ रिंस करके निकल सकते हो। तो फेस वॉश करने के बाद आप यूज़ करोगे शेविंग फोम या जेल। इसको अच्छे से लेके जेनरस क्वांटिटी में आपको लगाना है जहाँ जहाँ पे बाल है वहाँ पे। और अगर आप शावर जेल यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा यूज़ करके बस एक ही जगह पे ऐसा नहीं करना, प्रॉपरली लैदर करके उसको स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको अच्छा शेव मिलेगा। उसके बाद आप यूज़ करोगे एक रेज़र जो जिसमें प्रेफ़रेबली हो एक ऐसी बल्ब। अगर वो बल्ब है तो जो ब्लेड है रेज़र का वो अच्छे से मूव होगी हैंडल में और आपके चिन के नीचे की एरिया और नेक में वो अच्छे से ग्लाइड करेगी। तो ऐसा रेज़र यूज़ कीजिए जिसमें ऐसे बल्ब मूवमेंट हो, ताकि आपको ये कोने में जो बाल है उसको निकालने में परेशानी ना हो। हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप शेव करो तो यू विल ओनली शेव इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर। जिस साइड से बाल निकल रहा है आप उसी साइड से शेव करोगे। जैसे कि अगर ऐसे बाल ग्रो कर रहा है तो आप सिर्फ ऐसे ही शेव करोगे, उल्टा शेव आप नहीं करोगे। उससे भले ही आपको क्लोज शेव मिलेगी और आपको लगेगा कि स्किन और ज़्यादा स्मूथ लग रही है, लेकिन इससे इनग्रोन हेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप उल्टा शेव नहीं करना, हमेशा जिस साइड से बाल निकल रही है उसी साइड से आप शेव करोगे। कभी भी अपने स्किन को पुल मत करना। जैसे ऐसे स्ट्रेच करके अगर आप शेव कर रहे हो तो क्या होगी, वो जो बाल है थोड़े टाइम के लिए वो ऊपर आएगी और शेव करने के बाद फिर वो स्किन के नीचे चली जाएगी। तो इसकी वजह से इनग्रोन हेयर होना और रेजर बम्प्स होना बहुत ज़्यादा दिखा जाता है। तो इसीलिए आप स्किन को स्ट्रेच करे बिना ही शेव कीजिए। एक ही स्ट्रोक में शेव करने की कोशिश कीजिए और स्मॉल स्ट्रोक्स लीजिए। एकदम लंबा-लंबा स्ट्रोक नहीं, छोटा-छोटा स्ट्रोक, लेकिन एक ही बार में आप अगर शेव करोगे तो वो स्किन इरिटेट भी नहीं होगी, वहाँ पे रैशेज़ होने के चांसेस भी कम हो जाएँगे। रेज़र को क्लीन करना बार-बार वो मत भूलना। क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एरिया एक साथ आप शेव कर रहे हो तो वो जो रेज़र में जम जाता है फ़ोम और हेयर, उसकी वजह से आपको जब नेक्स्ट स्ट्रोक में और ज़्यादा प्रेशर डालनी पड़ती है, तो जितना आप प्रेशर डालोगे उतना ज़्यादा स्किन इरिटेशन होने के चांसेस और रेज़र बम्प्स होने के चांसेस होंगे। तो इसीलिए 2 स्ट्रोक के बाद अपने रेज़र को वॉश करना और फिर आप बाकी स्ट्रोक्स ले सकते हो। करेक्ट रेज़र को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लोज़ शेव पसंद करते हो तो मल्टी ब्लेड रेज़र यूज़ कर सकते हो। उससे आपको कम टाइम पे और कम प्रेशर में ही अच्छा शेव मिलेगा। लेकिन अगर आपका बार-बार रेज़र बम्प्स हो रहा है तो बेटर रहेगा अगर आप एक सिंगल ब्लेड रेज़र यूज़ करो तो। ध्यान रहे कि ब्लेड्स जो है वो शार्प हो, ब्लंट ना हो। जितना ब्लंट होगा उतना ज़्यादा आपको एक जगह पे बार-बार वो रेज़र को घुमाना पड़ेगा। उसकी वजह से भी स्किन में इरिटेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये शेविंग ख़त्म करने के बाद आप चेहरे को धोओगे और एक
मॉइस्चराइज़र लगाओगे, आपको आफ्टर शेव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर शेव में यूजुअली अल्कोहल होते हैं, तो आप हमेशा अल्कोहल फ्री आफ्टर शेव क्रीम्स ही यूज़ करें। अल्कोहल स्किन को और ज़्यादा इरिटेट और ड्राई कर सकती है। बेहतर रहेगा अगर आप एक एलोवेरा जेल यूज़ करो या मॉइस्चराइज़र यूज़ करो जिसमें सेरामाइड्स हो या हाइलुरोनिक एसिड हो। ये आपके स्किन को थोड़ा-सा सूद करेगा, इरिटेशन अगर हो गई है उसको भी कम करेगा, रेडनेस को कम करेगा और आपके स्किन बैरियर को भी मेंटेन रखेगा। तो बेटर रहेगा कि आप ऐसे कुछ मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, तो शेव करने के बाद एक मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको लगेगा कि आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई, खींची-खींची हो रही है और वहाँ पे बार-बार रैश होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएँ। अब मैं बताऊँगी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कभी भी ड्राई शेव मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, बस थोड़ा-सा रेज़र घुमा लूँ, तो नहीं, ड्राई शेव करने से स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, क्योंकि वो हेयर शाफ्ट भी सॉफ्ट नहीं होता है और स्किन भी रूखी होती है, तो उसकी वजह से स्किन में इरिटेशन होना और वहाँ पे रैशेज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से ड्राई शेव आप बिल्कुल नहीं करना। ये स्पेशली लड़कियों के लिए है जो मेरे पास आते हैं रैशेज़ लेके लेग्स और थाइज़ के ऊपर शेविंग की वजह से। तो आप ड्राई शेव बिल्कुल भी मत करना। हमेशा प्रॉपरली वहाँ पे फ़ोम लगा के या बॉडी वॉश प्रॉपरली लैदर करके ही आप शेव करोगे। सेकंड मिस्टेक है कि लोग बहुत थोड़ा-सा शेविंग फ़ोम या जेल यूज़ करते हैं जो प्रॉपरली स्प्रेड नहीं करते, और ऐसी कुछ-कुछ जगह होते हैं जहाँ पे प्रॉपरली ये फ़ोम या जेल नहीं लगा हो, वहाँ अब जब शेव करने जाओगे तो वहाँ फिर इरिटेशन होने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए प्रॉपरली फ़ोम और जेल को अच्छे से स्प्रेड करें। आप जो एरिया को आप शेव करना चाहते हो पूरा एरिया कवर होना चाहिए सोप, फ़ोम या जेल से, तो वो प्रॉपरली करके ही आप शेविंग शुरू करें। डिस्पोजेबल रेज़र्स बिल्कुल भी रीयूज़ ना करें। डिस्पोजेबल रेज़र्स बने ही ऐसे होते हैं कि उनकी ब्लेड्स इतनी शार्प नहीं होती, वो बस 1 या 2 यूज़ के लिए बना होता है, तो आप उसको ऐसे ही डिस्कार्ड कीजिए। और ये स्टेनलेस स्टील से भी नहीं बना होता, तो वहाँ पे जंग लगने का चांस और बैक्टीरिया का ग्रोथ होने का चांस भी होता है, तो इसीलिए आप डिस्पोजेबल रेज़र्स को रीयूज़ ना करें। डल रेज़र्स भी यूज़ ना करें। अगर आपको लग रहा है कि एक जगह पे आपको 2 बार से ज़्यादा जाना पड़ रहा है, तो मतलब वो रेज़र ज़्यादा शार्प नहीं है, तो फिर आपका टाइम हो जाता है रेज़र चेंज करने को। कितने-कितने टाइम में रेज़र चेंज करना है, वो डिपेंड करता है आपकी हेयर की थिकनेस के ऊपर, आप कितना ऑफ़न शेव कर रहे हो, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1 या 2 स्ट्रोक से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है आपको वहाँ पे शेव करने की, तो मतलब कि वो रेज़र ब्लंट हो गई है और आपको चेंज करने का टाइम हो गया है। शेव करते समय लॉन्ग स्ट्रोक्स यूज़ ना करें, स्पेशली जब फेस का शेव कर रहे हो तो एक ही बार में पूरा का पूरा बाल एक साथ निकालें, ऐसा ना करें। और लड़कियां भी जब शेव करती है लेग्स, एक ही स्ट्रोक में पूरा निकालने की कोशिश ना करें, उससे भी शेविंग थोड़ी अनइवन हो जाती है, आपको बार बार एक ही जगह पे जाने का ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए शॉर्ट स्ट्रोक्स या स्मॉल स्ट्रोक्स यूज़ करना बेहतर है, ना कि एक ही बार में लॉन्ग स्ट्रोक करना। ज़्यादा रेज़र को प्रेस ना करें। जितना आप प्रेशर यूज़ करोगे, जितना आप इसको प्रेस करोगे, उतना ज़्यादा स्किन इरिटेट होने के चांसेस होते हैं, उतना ज़्यादा माइक्रो टेयर्स और कट्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अगर आप सही ब्लेड यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा प्रेस भी नहीं करनी पड़ेगी और आप आसानी से बहुत स्मूथली ग्लाइड करके भी हेयर को निकाल सकते हो। अब मैं बताऊंगी रेज़र बम्प्स के बारे में। रेज़र बम्प्स या स्यूडोफॉलिकुलाइटिस बार्बे लड़कों में जिनके कर्ली हेयर होते हैं, जिनके बहुत थिक हेयर होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आप शेव करते हो तो जो हेयर का एंड है वो ब्लंट हो जाती है, तो उसकी वजह से हेयर अंदर ग्रो करने लगती है। यूजुअली हेयर की एंड टेपरिंग होती है, लेकिन शेव करने के बाद वो ब्लंट हो जाती है। तो अगर आप स्ट्रेच करके शेव कर रहे हो या बहुत ज़्यादा क्लोज शेव कर रहे हो, तो ये हेयर अंदर स्किन के अंदर की तरफ ग्रो करने लगेगी, जिसको हम बोलते हैं इनग्रोन हेयर। फिर इसके बाद वहाँ पे बार बार फुंसी होना और वहाँ पे बार बार इन्फेक्शन होना, लालपन होना, खुजली, इरिटेशन होना, कभी कभी सीवियर केसेस में पेन होना, ऐसा भी देखा जाता है। तो ये सब अवॉइड कर सकते हो आप प्रॉपरली शेविंग का टेक्निक फॉलो करके। ये सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। तो इसीलिए प्रॉपर शेविंग टेक्निक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ स्यूडोफॉलिकुलाइटिस बार्बी के ऊपर या रेज़र बम्प्स के ऊपर, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर इसको डिटेल में समझा सकती हूँ।
तो कुछ चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो कभी भी ड्राई शेव नहीं करोगे, प्रॉपर्ली शेविंग फ़ोम या जेल लगा के ही आप शेव करोगे। हमेशा रेज़र को डायरेक्शन ऑफ हेयर में ही इस्तेमाल करोगे, ऑपोज़िट डायरेक्शन में नहीं करोगे। स्किन को ज़्यादा पुल और टग नहीं करोगे। शार्प ब्लेड्स यूज़ करोगे, ब्लंट ब्लेड्स नहीं यूज़ करोगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाओगे। इससे भी आपकी शेव का जो आउटकम है वो बेहतर होगा और रेज़र बम्प्स भी नहीं होंगे। शेव करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपको वहाँ पे बार बार रेडनेस, इरिटेशन और कभी कभी डार्क स्पॉट्स और काले धब्बे छोड़ना ऐसा भी देखा जाता है। तो ये सब आप अवॉइड कर सकते हो अगर ये सारे स्टेप्स आप अच्छे से फॉलो करते हो। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे ही कुछ स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में ज़रूर फॉलो करें। मैं वहाँ पे रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगी वो टॉपिक्स में वीडियो बनाने की। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।